चलिए स्टूडेंट्स, तो कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। शुरू कर लेते हैं इस क्लास को। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, जिसका लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ये प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो पहले उसको करिए, फिर लेक्चर नंबर 2 को आप करिए, तो आपके लिए इजी होगा, चीजें समझ में ज़्यादा बेहतर आएंगी। अगर लेक्चर नंबर 1 आपको नहीं मिला हुआ है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे नीचे, तो वहां पे मैंने लिंक दे दिया हुआ है, वहां से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और अदरवाइज आप टेलीग्राम पे अगर हैं तो टेलीग्राम पे बालेंदु प्रताप सिंह जैसे ही आप सर्च करेंगे इस चैनल को, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे ये सभी वीडियोज के लिंक पड़े हुए हैं, आप डायरेक्टली वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। जो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको बहुत सारी चीजें समझाई थी, तो उसमें एक छोटी सी बात जो मैंने फिगर के थ्रू आपको समझा दी थी, लेकिन मैंने उसकी थ्योरी नहीं लिखवाई थी। तो सबसे पहले आप स्टार लगा के उसको लिख लीजिए, फिर आज वाला जो हमारा एम है, जो आज हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। पहले इसको आप लिखिए। ये आपको पता है, ये मैं फिगर के थ्रू आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ से इसको स्टार लगा के अपने नोट्स में लिख लीजिए कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तथा जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तब अभिलंब की ओर झुक जाती है। वीडियो को पॉज करके ये नोट्स में आप लिख लीजिए। देखिए, ये मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, कभी अगर आप भूल गए हो। देखिए, दो तरह के, जैसे प्रकाश की किरण अगर मान लो ये सघन माध्यम है, ठीक है, और ये कोई विरल माध्यम है, वो आपको दिया होगा, कभी वायु दिया होगा, कभी कांच दिया होगा, कभी पानी दिया होगा, ठीक है। तो सघन से विरल में जब कोई रेज आती है तो ये देखो, सघन से ऐसे आई, जहां पे ये किरण आके गिरती है ना, इन दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली जो लेयर है, इस लेयर पे जहां पे आके गिरती है, यहीं पे हम क्या करते हैं, इस वाली लेयर के बिल्कुल 90 डिग्री पे लंबवत एक हम लंब खींच देते हैं। इसी को हमने अभिलंब कहा है। ये सब मैं बता चुका हूं। तो देखो, रेज को ऐसे आ रही है तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये इसका रूट था। लेकिन मैंने क्या कहा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो पक्का अपने रास्ते से भटक जाएगी, और वही प्रकाश का अपवर्तन भी कहलाता है, जैसा कि आप सभी को मैंने बताया। तो ये देखो, सघन से जब विरल में जाएगी, मैंने क्या बताया आपको, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यानी कि ये आपका अभिलंब है, ये इसका रास्ता है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से होकर के जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। आगे जाके अभी कुछ एक चीजें जब डिस्कस करेंगे ना, कुछ जरूरी चीजें, तो बहुत काम आने वाला है ये आपके। अच्छा, इसका ठीक उल्टा है। अगर आपका विरल माध्यम है यहाँ पे और यहाँ पे सघन माध्यम है, ठीक है, सघन माध्यम है, तो अगर विरल माध्यम से सपोज दैट को ये प्रकाश की किरण आई, यहाँ पे आके गिरी है, यहाँ पे हमने एक लंब खींच दिया, ये अभिलंब हो गया, तो ये इसका डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन है, इसको ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि ये आपका अभिलंब है, रास्ता ये था, इस बार दूर नहीं जाके पास आएगी तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा झुक के जाएगी, ठीक है। ये मैं आपको समझा चुका हूं। और मैंने ये भी बताया कि विरल माध्यम में चूंकि जगह ज्यादा होती है तो किरणें फैलती हैं, फैलेंगी तो दूर जाएंगी, और सघन माध्यम में चूंकि जगह कम होती है, जब अधिक जगह से कम जगह में आती हैं तो कॉम्प्रेस, जगह कम है तो कॉम्प्रेस होती हैं, सिकुड़ती हैं, इसलिए अभिलंब के पास आ जाती हैं। तो ये मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी मैंने एक बार फिगर बना के आपको बता दिया। और एज यू नो, आई रिपीट अगेन, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, अपवर्तित किरण, ये क्या, आपतन बिंदु, ये हमने जो खींचा ये क्या है, अभिलंब है। उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, ये मैं करा चुका हूं। इसमें भी ऐसे, ये आने वाली किरण आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, ये क्या है, ये हमारा अपवर्तित किरण है, ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। एक काम करिए, अब आप फिगर भी बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर आज का जो आज हमें पढ़ना है वो कंप्लीट करते हैं। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, मैं बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट करूंगा, आप देखिएगा कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए, तो आगे चलते हैं। देखिए, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन, यानी कि ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बी केयरफुल। और इंपॉर्टेंट चीज है ये आगे भी कई जगह हमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को सीखने में मदद करेगा, जो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो वो भी नहीं जान पाएंगे, इसलिए आप ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। मैं इसको जल्दी से कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। देखिए, यहाँ पे क्या है, आपके पास एक आयताकार कांच का स्लैब है, ये रहा, ये देखो आयताकार है, आयताकार है, ये लंबाई चौड़ाई आयताकार स्लैब है, ठीक है। तो इस आयताकार स्लैब से, ये आयताकार स्लैब है, किसका है, कांच का है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कांच, ये कांच का है, या फिर इंग्लिश में आप क्या कह सकते हो, ग्लास, ठीक है, ग्लास। और बाहर, बाहर क्या है, बाहर कुछ नहीं है तो एयर है, बाहर वायु है। ओके, बाहर क्या है, वायु है। अंदर ये पूरा का पूरा ये स्लैब है, ये पूरा कांच का एक बड़ा सा स्लैब है, ठीक है।
अंदर पूरा कांच का मटेरियल है और बाहर है एयर, ठीक है। तो इससे होने वाले अपवर्तन की स्टडी करेंगे। देखिए इसमें क्या होगा, सपोज दैट कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कुछ इस तरीके से आई, ठीक है। ये आके गिरी कहाँ पे, कांच पे, कांच पे वायु से आई है। अब ध्यान दीजिएगा कि इससे अपवर्तन कैसे होगा। इसमें कुछ एक खास बात है, वो जब अपवर्तन आप देख लेंगे तब मैं वो आपको बताऊंगा। पहले अपवर्तन देखिए कैसे होगा। यहाँ पे आके गिरा है, ये इसके लिए आपतन बिंदु। तो सबसे पहले यहाँ पे आप एक क्या करिए, आप एक अभिलंब बनाइए। अब दिमाग लगाइए। दिमाग कैसे लगाएंगे, बाहर एयर है, अंदर कांच है। एयर गैस होती है, कांच ठोस होता है। तो जाहिर सी बात है कि ध्यान से सोचिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा और कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, क्योंकि इन दोनों की आपस में हमने कंपैरिजन करी है। कंपैरिजन करके हमने पता किया है। तो ये हो गया आपका विरल और अंदर वाला क्या हो गया, सघन माध्यम। तो अभी मैंने जस्ट आपको पढ़ाया कि जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी कि ये वाला डायरेक्शन था, लेकिन अभिलंब की ओर झुकेगी तो थोड़ा सा झुक जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से कुछ झुक के ऐसे चली जाएगी, ओके। तो यहाँ से झुक के ये प्रकाश की किरण, ये अभिलंब है, अभिलंब के पास आ गई थोड़ा सा, ठीक है। जो चीज मैं डॉट डॉट से बना रहा हूँ आपको भी डॉट डॉट से बनाना है, जो चीज मैं डार्क बना रहा हूँ वो चीज आपको भी डार्क बनाना है। अब देखो यहाँ पे ये वाली किरण अपवर्तित होकर यहाँ पे आके गिरी है। अब यहाँ पे भी एक बार अपवर्तन होगा, तो यहाँ पे भी मैंने अभिलंब बनाया। अब इस वाले किरण का जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, ऐसे उसको जाना चाहिए था, बी केयरफुल, जाना ऐसे चाहिए था। लेकिन ये देखो कांच क्या हो गया। अब फिलहाल इस वाले लेयर के लिए, इस वाले लेयर की बात कर रहे हैं, तो इस वाले लेयर के लिए अब ये वाली किरण, आने वाली किरण हो गई, ये आपतित हो गई और यहां से अपवर्तित होगी। देखिए स्लैब में एक तो यहां से अपवर्तन होगा इस वाले लेयर से और एक इस वाले लेयर से, तो ये वाला आपने समझ लिया। अब इस वाले लेयर पे ये आपतित की तरह हो जाएगी, तो ये आने वाली किरण है। अब जाएगी कैसे, तो दिमाग लगाओ, ये क्या हो जाएगा। अब इस पॉइंट के लिए सोचो ना, ये हो गया सघन, ये हो गया सघन क्योंकि कांच है, और ये हो गया विरल क्योंकि वायु है। तो जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। तो अभिलंब से जब दूर हटेगी तो ये लो, अभिलंब से दूर, ये अभी जाना ऐसे चाहिए था, पास नहीं आएगी, दूर जाएगी, तो ये मैंने दूर कर दिया। दूर करके ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। आप देख रहे होंगे और शायद समझ भी रहे होंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा इसको, ध्यान से देखिएगा। तो ये अपवर्तन हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वाले पॉइंट के लिए ये जो कोण बना है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो आई से दिखाते हैं, मान लो ये I1 है, और ये क्या है, अभिलंब से जो ये कोण बनता है, अभिलंब से हमेशा कोण नापते हैं भाई, अभिलंब से ही कोण को मेजर किया जाता है। तो अभिलंब से ये जो कोण बना है ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो R1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा अभिलंब है, तो अभिलंब से इसने जो कोण बनाया है वो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये एक तरह से हो जाएगा I2, एंगल ऑफ इंसिडेंस में लिख रहा हूं तो मैंने लिखा I2, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R2, क्योंकि अभिलंब से अपवर्तित किरण जो कोण बनाती है वही रिफ्रैक्शन एंगल होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, ठीक है। फिगर थोड़ा सा छोटा बना दिया मैंने, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप चीज़ों को मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, I1, ये हो गया R1, ये हो गया I2, ये हो गया R2। तो इस हिसाब से कांच के आयताकार स्लैब से इस हिसाब से अपवर्तन होगा। आप सभी ने देखा, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं फिगर को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फिगर को मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया है, आपको मुश्किल हो रहा था इसलिए मैं समझ सकता हूँ, तो मैंने फिगर को बड़ा कर दिया है। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। देखिए ये एक कांच का स्लैब यानी कि ग्लास स्लैब हमने लिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम भी मैंने दे दिया ABCD। ध्यान से बनाइएगा, फिगर में कोई भी मिस्टेक करेंगे फिर आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आप कोई भी चीज़ थोड़ा केयरफुली करना सीखिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूँ फिगर इतने गंदे बना रहे हैं कि पढ़ाने का मन नहीं होता है ऐसे लोगों को। फिगर आप बिल्कुल सही से बनाया करो भाई, अगर आपको विज्ञान अच्छे से पढ़ना है। तो ये ABCD, ये कांच का स्लैब मैंने लिया। अब बाहर एयर है, अंदर क्या है, कांच है। ये वाली रेज आई यहाँ से, ठीक है। ये डॉट डॉट डॉट, इसका ये रास्ता था। ये चूंकि विरल और अंदर सघन, ये रहा अभिलंब, ये रहा अभिलंब। इस पॉइंट पे मैंने लंब डाल दिया, तो लंब की ओर ये देखो झुक गई है ये किरण। अब यहाँ आके इस वाले लेयर के लिए आपतित किरण हो गई। अब इसका रास्ता ये था, लेकिन चूंकि ये सघन और ये इस लेयर के लिए ये सघन और ये विरल, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये अभिलंब था, ये रास्ता था, तो दूर चली गई, देखो ऐसे चली गई।
एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे देखो I1, इसको रिफ्लेक्शन को R1 मान लिया मैंने, नॉर्मल का भी नाम दे दिया है N एंड S, मान लो पॉइंट O पे ये रिफ्लेक्शन हुआ है, सॉरी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन हुआ है यानी कि अपवर्तन हुआ है। और ये पॉइंट O डैश मान लो जो दूसरी वाली लेयर है, इस कांच के स्लैब की जो दूसरी वाली लेयर है, यहाँ पे ये वाली प्रकाश की किरण आई है और यहाँ से चली गई, तो इसको मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन दूसरी वाली लेयर है इसलिए मैंने I2 नाम दे दिया और इसको R2 दे दिया, नॉर्मल का नाम वही है N एंड S। तो आप देख रहे हो कि कांच के स्लैब से जब अपवर्तन होता है तो उसकी दो लेयर्स के थ्रू होता है, और सघन और विरल का कॉन्सेप्ट लगता है, यहाँ से यहाँ जाती है तो झुकती है और जब यहाँ से यहाँ जाती है तो दूर हट जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा। एज अ क्लास 10th स्टूडेंट्स, बच्चों को शायद मुश्किल होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब आप पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, अदरवाइज फिर फॉर्मेलिटीज, क्योंकि यूट्यूब पे वो वीडियोस मत देखा करो जिसमें ट्रिक बताते हैं, जिसमें मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, जुगाड़ बताते हैं। वो कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए, कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो होता है मेच्योर लोगों के लिए। अगर अभी से आप ट्रिक सीखोगे तो फिर कॉन्सेप्ट कब सीखोगे, फिर आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी अच्छे से। पहले आप कॉन्सेप्ट सीखिए, ट्रिक सीखने के लिए बहुत मौका है आपके पास, ठीक है। तो ट्रिक्स तो कोई भी सिखा सकता है, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आपका दिमाग आगे बढ़ता है। आप पहले सोचना शुरू करो। वो वीडियोस तो कतई नहीं देखना चाहिए इसमें 1 घंटे में सब कुछ, 1 घंटे में सब कुछ कैसे पढ़ा दोगे भाई। तो आप चीज़ों को समझो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने क्या कहा, देखो ये एयर है, ये एयर है और ये क्या है, ग्लास है। एयर है, ग्लास है, तो एयर और ग्लास। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वही ग्लास है और यहाँ पे वही एयर है, यहाँ पे वही एयर है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब माध्यम वही एयर वही ग्लास, और यहाँ पे भी वही ग्लास वही एयर, माध्यम नहीं बदल रहा है स्टूडेंट्स, माध्यम नहीं बदल रहा है, तो जो एंगल एयर में बनेगा बाहर, वही एंगल यहाँ भी एयर में बनेगा बाहर। यानी कि अगर आप ध्यान से सोचो तो ये जो I1 है ये I1 ही होगा। I2 मैंने लिखा है क्यों, क्योंकि बस ऐसे ही ये दूसरी लेयर थी तो मैंने इसको दूसरी लेयर का नाम R2 मैंने दे दिया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये। लेकिन जब आप कोरिलेट करो, एयर है ये भी एयर है, वही ग्लास, तो जिस टाइप का एंगल यहाँ बनेगा, चूंकि मीडियम वही है तो जिस उसी टाइप का एंगल यहाँ भी बनेगा क्योंकि मीडियम वही है। तो आगे भी आपको मैं जाके एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली ये जो I1 है वो R2 के बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, और ये जो R1 बना है और यहाँ पे I2 बना है, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। और देखो कांच में वही किरण प्रकाश की वही है, माध्यम बदल नहीं रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरे स्लैब में, ये जो पूरा कांच का स्लैब है, इस पूरे स्लैब में तो माध्यम बदल नहीं रहा है, और प्रकाश की किरण भी वही है, बदल नहीं रही। तो जो एंगल इस लेयर पे बनेगा वही एंगल इस लेयर पे भी बनेगा। यहाँ पे अगर R1 है, ये I2 है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। और वैसे भी ध्यान दो, इस नॉर्मल को तो कुछ इस तरीके से है और इस नॉर्मल को तो कुछ इस तरीके से है, और दोनों नॉर्मल के बीचों बीच से ऐसे एक लाइन आई है, यहाँ पे दोनों के बीचों बीच से ऐसे एक लाइन आई है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ स्टूडेंट्स, रेखा गणित में तुमने पढ़ा होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो जेड बनता है, जेड, ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो नोट करो ना यहाँ पे, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये कोण और ये जेड बना कि नहीं बना, ऐसे आके ऐसे जा रहा है, ये जेड जैसा बन रहा है कि नहीं। जेड में क्या, इसको बोलते हैं हिंदी में एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। देखो बिल्कुल डीप में जा रहा हूं मैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, रेखा गणित कहती है। तो रेखा गणित के हिसाब से भी ये और ये कोण क्योंकि जेड में आ रहे हैं और एकांतर कोण में आ रहे हैं तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और अदरवाइज ये कांच का स्लैब है, मीडियम बदल नहीं रहा है, प्रकाश की किरण वही है, तो वो जो दोनों लेयर पे कोण बनाएगी, जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो चेंज बनने वाले कोण में क्यों चेंज होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा कोण वही कोण यहाँ पे भी बनेगा। तो ये एक तरह से R1 लिखा है तो यहाँ पे भी R1 होना चाहिए था, यहाँ पे I1 लिखा है तो बाहर भी क्या होना चाहिए था, I1 होना चाहिए था। लेकिन वो बात की है मैंने, एक आपके दिमाग को विकसित करने के लिए थोड़ा इसको डीप में जाके मैं एनालाइज कराया। अदरवाइज कांच के आयताकार स्लैब में कैसे अपवर्तन होगा वो आपने पूरा प्रोसीजर देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात ये है स्टूडेंट्स, अगर इस स्लैब से होने वाले मतलब फाइनल अपवर्तन को देखा जाए तो मेरे पास ये वाली किरण आ रही थी, इसका रास्ता यहाँ पे बना हुआ है, इस रास्ते को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ये किरण इस तरीके से आगे निकल गई होती, ओके। अगर ये बीच में ग्लास नहीं आता, ये स्लैब नहीं आता, तो ये रेज जहां से भी आ रही थी, ये रेज जहां से भी आ रही थी, ये रेज जैसे आई थी वैसे ही एयर में निकल जाती। लेकिन बीच में आ गया एक स्लैब, इसकी वजह से हो गया इसका अपवर्तन, और एक बार नहीं 2 बार, एक बार इस लेयर से और एक बार इस लेयर से, ठीक है। कॉन्सेप्ट बाकी आपको पता है, सघन विरल से सघन और सघन से विरल, ठीक है। तो ये इस तरीके से जा रही थी, लेकिन आप देख रहे हो ये जो रेज आई है एयर में, इसका रास्ता ये था, लेकिन अभी फिलहाल वो यहां से होके जा रही है,
जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन बीच में ये स्लैब आने की वजह से वो शिफ्ट हो गई, ऐसे ना जाके वो शिफ्ट हो गई, देखो यहां से होके जा रही है, ये अपवर्तित होकर यहाँ से होके जा रही है। तो ये आप कह सकते हो स्टूडेंट्स, देखो ध्यान देने वाली बात यही है, इस अपवर्तन में आपको मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब कांच का स्लैब कोई आ जाता है बीच में तो अपवर्तन होता होगा, वो तो सबको पता है, माध्यम बदलेगा तो अपवर्तन होगा, लेकिन जो रेज जानी कैसे चाहिए थी, लेकिन वो शिफ्ट हो गई है, वो रेज यहाँ से ना जाकर के यहाँ से जा रही है, शिफ्ट हो गई है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा शिफ्टिंग हो जाता है ना, ये जो शिफ्टिंग हुआ है ना, यहाँ से यहाँ आ गई है, ये जो विस्थापन हो गया किरण का, यहाँ से यहाँ तक का जो विस्थापन हो गया, जाना ऐसे चाहिए था लेकिन शिफ्ट होकर यहाँ से जा रही है, इसी विस्थापन को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, पार्श्विक विस्थापन, पार्श्विक पार्श्विक विस्थापन, पा आधा सौ है, ये वो है, फिर यहाँ पे ये वाला रो है, पार्श्विक विस्थापन। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्श्विक विस्थापन। तो कांच के स्लैब, कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन होता है तो क्या होता है, किरणें जानी ऐसे चाहिए थी, शिफ्टिंग हो जाता है, और इसी शिफ्टिंग को नाम क्या दिया गया है, पार्श्विक विस्थापन दिया गया है, या फिर इंग्लिश में इसको पार्श्विक विस्थापन को इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, LATERAL, लैटरल डिस्प्लेसमेंट, DISPLACEMENT, ओके, लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो मेरा मेन मकसद था आपको लैटरल डिस्प्लेसमेंट बताने का, या फिर पार्श्विक विस्थापन बताने का, कि क्या होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या होता है पार्श्विक विस्थापन। तो वो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि जब प्रकाश की किरण किसी कांच के आयताकार स्लैब से होकर गुजरती है तो वो जिस रास्ते से जाना चाहिए था वैसे ना जाके अपवर्तन के कारण उसकी शिफ्टिंग हो जाती है, वो कुछ शिफ्ट होके और फिर निकलती है, अपने रास्ते से कुछ शिफ्ट होके निकलती है, और जितना शिफ्ट होती है उसी विस्थापन को हमने नाम दिया है पार्श्विक विस्थापन, या फिर इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा। फिलहाल आप इसको कंप्लीट करिए, ये फिगर बनाइए अच्छे से, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी बातें मेरी सुनी होंगी अच्छे से, उसको मतलब कहीं ना कहीं आपने उसको ध्यान दिया होगा उस पर, ठीक है। तो फिलहाल ये बनाइए, फिर आगे मैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट का आपको नोट्स भी लिखा दूंगा, और कांच के आयताकार स्लैब से कैसे डिस्प्लेसमेंट, सॉरी कैसे अपवर्तन हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ है वो आपने देखा, रिफ्रैक्शन कैसे हुआ है वो आपने देखा। तो ये जैसे मैंने आपको समझाया ये आप याद रखना, ये मैं आपको नोट्स में कुछ लिखवाने वाला नहीं हूँ, कुछ ऐसे नहीं है कि मैं आपको ये एक एक चीज़ कॉपी में छपवा के नोट्स आपकी किताब बनवा दूंगा। ये मैंने जितना एक्सप्लेन किया, इसलिए मैंने 15-17 मिनट का बराबर टाइम लिया है ये एक्सप्लेन करने में। ये एक्सप्लेनेशन 2 से 3 बार सुनिए और इसको आप समझ जाएंगे एक बार, तो आपको इसके बारे में याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद से किसी और को जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अदरवाइज मेरा मकसद था लैटरल डिस्प्लेसमेंट बताने का, पार्श्विक विस्थापन बताने का, लेकिन बिना ये स्लैब के अपवर्तन के आप ये समझ नहीं पाते अगर आपको केवल ये लिखवा दिया जाता, इसलिए मैंने ये अलग से आपको एक्सप्लेन किया है। तो पार्श्विक विस्थापन का अभी आपको थ्योरी लिखवाऊंगा, फिलहाल इसको कंप्लीट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो पार्श्विक विस्थापन देखिए मैंने आपको बराबर नोट्स, देखिए नोट्स में बहुत सारे बच्चे अच्छे से नोट्स नहीं बना रहे हैं, बहुत दुख होता है। यहाँ पे लिखा हुआ नोट्स मिल रहा है आपको, कहाँ मिलेगा ऐसे लिखा हुआ नोट्स मिल रहा है, बराबर आपको नोट्स लिखवाया जा रहा है, जैसे क्लास में लिखवाया जाता है, बावजूद इसके आप अच्छे से लिख नहीं रहे हो, नोट्स को भेज नहीं रहे हो व्हाट्सएप पे। और जो बच्चे, मैं कह रहा हूँ टेलीग्राम जो ऐप है उसको उसको आप डाउनलोड कर लो, ठीक है, टेलीग्राम ऐप है उसको डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम ऐप में जब आप जाओगे ना तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही ऐप डाउनलोड हो जाए उसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा और OTP वगैरह आएगी, आप इतना जानते हो करना, अगर नहीं जानते हो तो उसके लिए भी एक वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन आप वहां पे क्या करो, जाके आप वहां पे एक नाम सर्च कर लो, बालेंदु प्रताप सिंह, इस नाम से एक चैनल है। इस चैनल जैसे ही इसको क्लिक करोगे ना, एक ही बालेंदु प्रताप सिंह जैसे ही सर्च करोगे तो एक, अब वहां पे वो चैनल आ जाएगा। टेलीग्राम में जैसे ही सर्च करोगे ये चैनल खोलना, बालेंदु प्रताप सिंह, ये चैनल खोलोगे ना, इसको जाके नीचे कहीं पे ज्वाइन आता है लिखा हुआ, इसको ज्वाइन कर लेना। जैसे ही ज्वाइन करोगे ना, जितना मैं पढ़ाता हूँ सारी वीडियोज हर चीज आपको वहां मिल जाएगी। साथ के साथ आपको कुछ भी बताना रहता है तो आपको बराबर यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है, आपको वहां पे मैसेज भी मिल जाते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रहती है कब कौन सी क्लास होनी है, क्या पढ़ाऊंगा क्या नहीं है, वहां पे सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं। तो इसको ज्वाइन कर लो और आप मुझसे बात भी कर सकते हो वहां पे आके डायरेक्टली। कभी कभी मैं चैट ओपन करता हूँ, कभी कभी आप वहां पे आके बात भी कर सकते हो, चीजें डिस्कस भी हो सकती हैं। अगर ये आपसे हो पाए एज अ क्लास 9th एज अ क्लास 10th स्टूडेंट आप कर पाओ तो कर लेना, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, मतलब हमारा कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम थ्योरी तो आप अच्छे से लिखो भाई, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है,
तो देखिए पार्श्विक विस्थापन या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात जस्ट अभी इसके पीछे मैं कर चुका हूं। क्या होता है ये, जब प्रकाश कांच स्लैब से गुजरता है तब निर्गत तथा आपतित किरण, ये आपतित थी आने वाली और निकल रही थी यहां से निर्गत, ये वाली, ठीक है। फिगर जो लोग देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। आपतित किरण के बीच लंबवत दूरी, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं पार्श्विक विस्थापन, अब जो आयताकार कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन के पश्चात जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके बाद अब आप पार्श्विक विस्थापन या लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये आपके लिए केवल थ्योरी नहीं है, पूरा एक डीप एनालिसिस, डीप नॉलेज है। क्या लिखा हमने कि जब प्रकाश कांच स्लैब से गुजरता है तब निर्गत तथा आपतित किरण के बीच लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ी बातें और करता हूं मैं। देखिए अब तक मैंने जो भी पढ़ाया आपको प्रकाश के अपवर्तन में, जैसे जिस बुक से मैं पढ़ाता हूँ उसमें कुछ चेक पॉइंट्स आते हैं, तो थोड़ा सा एक बार चेक पॉइंट्स को देखते हैं कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ तो उन सभी चेक पॉइंट्स के आंसर आपके पास होने चाहिए। तो एक बार चेक पॉइंट्स को देखते हैं। ओके, तो ये बुक है मेरे पास। मैं आमतौर पे इस बुक को फॉलो करता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ठीक लगता है मुझे। फिर भी एक काम करते हैं, अपने चेक पॉइंट्स को देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें तो कहीं से भी चार सवाल लेके आने और देखना है कि हम पढ़ रहे हैं तो हमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर या तो आप पढ़ नहीं रहे हैं तो फिर आपको अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए चेक पॉइंट है इस चैप्टर का। देखिए पहले क्वेश्चन बन रहा है प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आप लेक्चर नंबर 1 देखना, अगर इसका जवाब ना मिले तो बताना। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचिए। लेक्चर 1 में भी खींचा है मैंने और आज की क्लास में भी खींचा है मैंने। नीचे दिए गए चित्र में निम्नलिखित को नामांकित कीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और अभिलंब। इस फिगर में आपको बताना है, बता सकते हो। ये मैं कम से कम 3 से 4 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित है, ये अभिलंब है, ये जो M1 M2 बन रहा है ये अभिलंब है, ठीक है। आपतन कोण ये वाला है, अपवर्तन कोण ये वाला है, ये वाला जो बना है ये आपतन है, यहाँ पे जो बना है ये अपवर्तन है। मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बहुत अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे, भाई आप देख रहे होंगे कि हम अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है या कम? स्टूडेंट्स बताओ, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है या कम? देखो आपको पता है विरल माध्यम में स्पेस ज्यादा होता है, जगह ज्यादा होगी तो किरण आसानी से ट्रेवल कर पाएगी। आसानी से ट्रेवल कर पाने का मतलब ये है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी, जबकि सघन माध्यम में थोड़ी सी प्रकाश की चाल जो है वो कम होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। इसका जवाब आई थिंक मैंने आपको एक नोट पॉइंट लिखवाया है कल के लेक्चर में। जरा नोट्स अपना खोलना फटाफट, अपना नोट्स, अगर आप नोट्स लेके, हमेशा नोट्स लेके बैठा करो पढ़ने, तो नोट्स को खोलो और देखो मैंने लिखवाया है शायद नोट में कि यदि दो माध्यमों में से किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम की अपेक्षा अधिक है तो ऐसे स्टार लगवा के मैंने लिखवाया होगा कि अगर प्रकाश की चाल जहाँ पे अधिक है, प्रकाश की चाल अधिक है तो जहां पे अधिक है वो विरल माध्यम है और जहां पे प्रकाश की चाल कम है वो सघन माध्यम है। नोट में कल के लेक्चर के नोट्स में कहीं ना कहीं NOTE नोट करके एक या फिर स्टार लगवा के मैंने लिखवाया है, मुझे पूरा याद है। आप देखो तो इसका जवाब आपको आसानी से मिल जाएगा कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है या कम। जवाब वैसे है इसका कि अधिक होती है। इसका जवाब मैंने लिखवाया भी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर अपने नोट्स में पा जाएंगे इसका आंसर। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? ये तो मैंने आज की क्लास में बहुत ढंग से कंप्लीट करवाया है, तो आप कर सकते हैं। अब आपको भरोसा हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक पढ़ रहे हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई थी कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन की, और कहीं ना कहीं लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसकी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वो भी हमें पता चल गया कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका भी पता पड़ गया हमें। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट वगैरह हमें पता चल गया है और हमें अपवर्तन का भी पता चल गया। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, एक लगभग इसका थोड़ा सा पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया अपवर्तन वाले चैप्टर का। तो अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आगे अब हमें पढ़ना है अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, या फिर इंग्लिश में आप कह सकते हो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, RACTION, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, ये तो आपको आइडिया हो गया होगा। तो अब हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स? अब हमें पढ़ना अपवर्तन के नियम, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अपवर्तन के नियम। अच्छा, अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने पीछे की क्लासेस में आपको परावर्तन के नियम पढ़ाए हैं, परावर्तन के नियम, या फिर हमने वहां पे पढ़ाया है, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, LECTION, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे हमने वहां पे परावर्तन के नियम पढ़े हैं वैसे इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? अपवर्तन के नियम या फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आज की क्लास में नहीं, अगली क्लास में। आज का लेक्चर हो गया है 20-22 मिनट का या फिर 25 मिनट का, तो चूंकि मैं बहुत, आपको भी पता है कि मैं लंबे लेक्चर लेना पसंद नहीं करता हूँ, छोटे छोटे कई क्लासेस करेंगे, डीप में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। हमें जल्दीबाजी कोई नहीं है, आराम से टाइम है अपने पास। और देखो, डीप नॉलेज लेनी है, ऐसा नहीं है कि आप फिर देखो जिससे पढ़ रहे हो आपको पढ़ पढ़ के थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना है, कुछ फायदा मिलना चाहिए। ये नहीं कि आप यहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ भी पढ़ रहे हो, कई जगह आप इधर उधर भटकोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप किसी एक को चुनो, उसी से पढ़ो और उसी के हिसाब से चलो, आपको लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, आपको मजा भी आने आएगा। तो मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा अपवर्तन के नियम, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।